मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ वो इंग्लिश में है, हालांकि मैं इसको ट्रांसलेशन करके बताऊंगा आपको। देखिए पहले एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन इज द नॉन पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी। द मेन वर्ड इज नॉन पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी। नॉन पॉलिटिकल है ये, ब्यूरोक्रेटिक का मतलब है नौकरशाही की एक ऐसी मशीन है जो कि पॉलिटिक्स से न्यूट्रल रहती है। सो द मेन वर्ड इज नॉन पॉलिटिकल। सेकेंड मेन वर्ड इज इम्प्लीमेंटेशन। ओके, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं उनको लागू करने का एक ढांचा है। थर्ड जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, टैक्सेस कलेक्ट करना, आपके कर कलेक्ट करना, ये सब। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है। और आपको पता है नेक्स्ट जो चीज है इसमें, आप कॉन्स्टिट्यूशन आपका कब लाया गया? ये है 26 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होगा, इट्स ए काइंड ऑफ रूल बुक। ओके, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के। हिस्टोरिकल फीचर्स कुछ देखते हैं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कॉलोनियल लेगेसी है। ये आपके हमने ब्रिटिशर्स से कुछ एक हिस्सा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ब्रिटिशर्स से लिया है हमने। 1947 से पहले ब्रिटिशर्स यहाँ राज करते थे, वो फिर चले गए। उनकी जो ठीक ठीक बातें हमें लगी हमने वो अपना ली, जैसे कि रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज हमने उनसे अपनाया, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही के नियम हमने उनसे अपनाए, और जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम उनसे हमने अपनाया, इलेक्शन सिस्टम हमने अपनाया, बजटरी सिस्टम हमने अपनाया। तो कॉलोनियल लेगेसी का मतलब, कॉलोनी का यहाँ मतलब है ब्रिटिशर्स। जो आपके फॉरेन रूलर्स जो थे वो जैसे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, हमने भी उनसे कुछ एक चीजें विरासत में ले ली। सेकंड जो है ये हम देखेंगे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन की क्या खास बात है, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है एक समान होना। ये नहीं है कहीं कुछ है कहीं कुछ है। राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन हरियाणा से अलग है, दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो साउथ इंडिया या बिहार या आपके ईस्टर्न इंडिया से अलग है। हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक समान है, सभी राज्यों में एक समान है। यूनिफॉर्मिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है एक रूपता होना प्रशासन में, सभी जगह एक समान प्रशासन पाया जाता है, सभी जगह एक ही प्रकार का संविधान पाया जाता है। तो अगला जो पॉइंट है वो है डेवलपिंग फीचर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है? पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का मतलब है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अपने आप को पॉलिटिकली कनेक्ट नहीं कर सकता। पॉलिटिकली उसे आपका इसको बोलेंगे तटस्थता, राजनीतिक तटस्थता। राजनीति में वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते, राजनीति में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उन्हें देखिए सरकारें आती रहती हैं, 5 साल में बदल जाती हैं, लेकिन जो है सिविल सर्वेंट्स जो हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो स्थायी रहते हैं, परमानेंट रहते हैं। उनको ये देखना है कि वो पॉलिटिक्स का हिस्सा ना होके अपनी इंटेग्रिटी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बने रहें और लोगों को सर्व करते रहें। सो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इज द की वर्ड, राजनीतिक तटस्थता। सेकंड जो हम देखेंगे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या है वो है वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ मतलब है कि हमें लोगों की भलाई करनी है, लोगों की डेवलपमेंट के लिए सोचना है। आज आप देखोगे कि जैसे 14 साल के नीचे आपको बच्चों को काम करवाना जो है वो दंडनीय अपराध है। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है पॉलिसी बनाती है पुअर पीपल के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, वुमेन राइट्स, जेंडर इक्वलिटी के लिए, और जो है पेंशनर्स के लिए, जो आपके वृद्ध लोग हैं, जो आपके ओल्ड एज लोग हैं। सो सभी प्रकार के लोगों को साथ लेके चलती है। सो ये है वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। ये खास बात है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की। देखिए 1947 से पहले वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, ओनली एडमिनिस्ट्रेशन था। सिर्फ
उन्हें आपके ऊपर लगाम लगानी थी, आपके लिमिटेशन सेट करनी थी, आपसे सिर्फ टैक्स वसूलना था। लेकिन आज के समय में वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है, आज आपकी भलाई के लिए सोचा जाता है। सो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की खास बात है कि वो वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है। द की वर्ड इज वेलफेयर, जो लोगों की भलाई के लिए सोचे, डेवलपमेंट के लिए सोचे। अगला वर्ड जो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा। डेवलपमेंट का मतलब है विकासशील प्रशासन है। हम रुक के नहीं रहते हैं, हम कॉन्टिन्यूअस एफर्ट करते रहते हैं सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल चेंजेस के लिए कि हमारी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था दिन बर दिन दुरुस्त होती रहे, दिन बर दिन मजबूत होती रहे। सो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ठहराव उसमें नहीं है, वो कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग एडमिनिस्ट्रेशन है। सो ये भी एक आप पॉइंट लिख सकते हो हिंदी में कि हमारा जो प्रशासन है वो परिवर्तनशील प्रशासन है। और परिवर्तनशील प्रशासन किसके थ्रू है? डेवलपमेंट के रिगार्डिंग है। वो परिवर्तनशील इसलिए है क्योंकि उसे डेवलपमेंट करनी है। डेवलपमेंट किस किस प्रकार की? इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, और किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट हो सकती है। सिर्फ द की वर्ड इज प्रगतिशील प्रशासन, विकासशील प्रशासन। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि हमारा प्रशासन जो है वो रिजर्वेशन सिस्टम में बिलीव रखता है। रिजर्वेशन सिस्टम का यहाँ मतलब है कि हमने आपने देखा होगा शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए जो है प्रावधान बना रखे हैं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में या आपकी स्टेट सिविल सर्विसेज में या आपकी जो है एसएससी के एग्जाम देते हैं, आप स्कूल में दाखिले लेते हैं, सभी में जो आप देखोगे कि इन बैकवर्ड क्लासेस के लिए प्रावधान है प्रॉपर इनकी रिप्रेजेंट हो सके सोसाइटी के अंदर, इन्हें कोई किसी भी प्रकार की कमी ना हो, इन्हें किसी भी प्रकार का पिछड़ापन महसूस ना हो। इसीलिए हमने आपके सिस्टम में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर रिजर्वेशन सिस्टम का मतलब है आरक्षण के लिए हमने जगह स्पेशल बना रखी है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। आज देखिए एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पेचीदा हो गया है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की जरूरत हो गई है, फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत हो गई है। बहुत से आप हर चीज के लिए जो है आप हर चीज के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। सो जरूरी हो जाता है इसके साथ साथ एक ऐसी व्यवस्था होना जो कि फास्ट हो। आज आप देखोगे कोर्ट सिस्टम जो है वो थोड़ा, इंडियन जुडिशरी जो है वो थोड़ी सी ओवरबर्डन्ड है। हर प्रत्येक एडमिनिस्ट्रेटिव समस्या के लिए जुडिशरी के पास जाना मूर्खता लगती है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स उसका काम करते हैं। वो आपको किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, प्रशासन के रिगार्डिंग आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई शिकायत है, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के पास जा सकते हो। ये कह सकते हैं प्रशासनिक कोर्ट, सिंपल सी भाषा में प्रशासनिक कोर्ट अलग होते हैं और न्यायिक कोर्ट अलग होते हैं। सो ये फास्ट जस्टिस के लिए जाने जाते हैं, जल्दी निर्णय लेने के लिए और कम पैसे के साथ काम होने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जाने जाते हैं। इनको आप हिंदी में लिख लोगे प्रशासनिक कोर्ट, प्रशासनिक न्याय व्यवस्था। अगला पॉइंट जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का वो है जनरलिस्ट टाइप की इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है। मतलब यहाँ सामान्य और विशेषज्ञ के बीच अंतर है। जैसे कि हमारे प्रशासन में आपको सिविल सर्वेंट्स जो मिलेंगे, आईएएस ऑफिसर जो मिलेंगे या स्टेट सिविल सर्विसेज के जो अफसर मिलेंगे वो सामान्य मिलेंगे। सामान्य का मतलब होता है हर प्रत्येक काम वो कर सकते हैं। वहीं स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे बीटीएस डॉक्टर हो गए आपके लगा के चलो, जो सिर्फ दांत को ही देख सकते हैं। सो ये है स्पेशलिस्ट। या कोई मैकेनिक है, कार मैकेनिक है, वो कार को ही देख सकेगा, वो बाइक को नहीं देख सकता, वो साइकिल को नहीं देख सकता, वो जो है ट्रक को नहीं देख सकता। ऐसे ही इन दोनों में फर्क है। सामान्य का मतलब है जो सभी चीजों को देख सके। आईएएस ऑफिसर्स को आप देखोगे कभी किसी डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाता है, कभी जो है बिजली विभाग का हेड बना दिया जाता है, कभी जो है हेल्थ डिपार्टमेंट का बना दिया जाता है या एजुकेशन डिपार्टमेंट का बना दिया जाता है डायरेक्टर या किसी भी। सो ये जनरलिस्ट टाइप के प्रशासन अधिकारी हमारे यहाँ पाए जाते हैं। सामान्य, जो सामान्य रूप से सभी प्रकार की चीजें देख सकें, ना कि विशेषज्ञ जो कि सिर्फ एक ही चीज में एक्सपर्ट होते हैं। सो हमारा जो सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का वो सामान्य एडमिनिस्ट्रेटर्स को बढ़ावा देता है।
अगला फीचर जो है हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का वो है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का होना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है यहाँ मतलब पावर्स फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल, ट्रांसफर ऑफ पावर्स, मतलब एक जगह पावर का कंसंट्रेशन ना होना। जैसे 1947 से पहले होता था, सारे ऑर्डर्स जो है क्वीन एलिजाबेथ से या आप गवर्नर जनरल से आप लेते थे या वाइसरॉय से लेते थे। उससे पहले जो है राजाओं के राज थे, सारे ऑर्डर्स जो है वंशवादी सिस्टम से लिए जाते थे, दिल्ली से सरकार चलाई जाती थी। ये वहीं आज देखिए, आप देखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट में अलग सरकार है, आपके शहर में म्यूनिसिपैलिटी अलग सरकार मानी जाती है, गांव में पंचायत और ग्राम सभा अलग प्रकार की सरकारें मानी जाती हैं। ये एक एग्जाम्पल है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है यहाँ विकेंद्रीयकरण। द की वर्ड इज, हिंदी में आप लिखोगे इसे, लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण का होना। विकेंद्रीयकरण का मतलब है एक केंद्र में पावर का जमाव ना होना। अगला पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट जो है वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। हमारे यहाँ जुडिशरी जो है वो किसी के दबाव में काम नहीं करती, वो एग्जीक्यूटिव के दबाव में काम नहीं करती। वो लेजिस्लेटिव का मतलब है यहाँ पार्लियामेंट के दबाव में काम नहीं करती। पार्लियामेंट के बनाए हुए कानूनों को जुडिशरी जो है, हाई कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो नदारद कर सकते हैं, नल एंड वॉइड कर सकते हैं। उनके पास पावर होती है अंडर जुडिशियल रिव्यू के तहत। सो ये हमारा बहुत ही खास बात है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का कि इसे दबाव में नहीं काम करवाया जा सकता। वो इंडिपेंडेंट है, फ्री है, वो जो चाहे अपने मन की कर सकती है बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के, एग्जीक्यूटिव प्रेशर के, पार्लियामेंट्री प्रेशर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला जो पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सोशो इकोनॉमिक जस्टिस। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की खास बात यह है कि वो सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए निरंतर काम करता रहता है। जैसे इसमें ये आ जाएगा सामाजिक न्याय क्या हो सकता है, जैसे कि हमने देखा कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है रिजर्वेशन पॉलिसीज है। आज आप देखोगे कि बिलो 3 लाख 4 लाख के नीचे टैक्स नहीं लिया जाता। उसके बाद जो है 5%, 10%, 20%, 30% टैक्स लिया जाता है, ऐसे ताकि इकोनॉमिक जस्टिस हो सके, इकोनॉमिक इक्वलिटी प्रिवेल करी जा सके। फार्मर से टैक्स नहीं लिया जाता, वहीं आपकी इनकम जैसे बढ़ती जाती है उतना ही आपसे टैक्स बढ़ा दिया जाता है। ये काइंड ऑफ एग्जांपल्स हैं कि हमारा प्रशासन जो है वो सामाजिक न्याय करना चाहता है। वो ये नहीं कि गरीब गरीब होता चला जाए, अमीर अमीर होता चला जाए। तो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए काम करता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। अगला एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंट फीचर्स है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, आप आज देख रहे होंगे कि ई गवर्नेंस को मानता है, ई गवर्नेंस के लिए काम करता है, ई गवर्नेंस के माध्यम से काम करता है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं आज, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। पहले आपको फॉर्म भरने पड़ते थे, आज मोस्टली आप जितने भी कार्य होते हैं गवर्नमेंट के वो सब ई रजिस्ट्रेशन आपको से हो सकते हैं। आपके कॉलेजेस के काम हुए, फॉर्म्स हुए, रोल नंबर्स हुए, आपके रिजल्ट्स हुए, सभी जो है देखिए ऑनलाइन हो गए हैं। सो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन की खास बात है कि वो ई गवर्नेंस के तहत काम करता है। अगला पॉइंट जो हम देखेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार हमने दे रखा है प्रशासन के तहत। आज आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस की फाइल, किसी भी प्रकार का कार्य पूछ सकते हैं, आपने कैसे करा, किसने किया, कैसे हुआ। ओपननेस, ये इसका मतलब है कि ओपननेस है पूरे सिस्टम के अंदर। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब है कि सरकार ने जो डिसीजन लिए हैं वो घर घर पहुंचे, प्रत्येक नागरिक को उसकी सूचना हो कि सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है। अगला पॉइंट हम देखेंगे सेलिंग फीचर ऑफ प्रेजेंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, ये है फेडरल सिस्टम है हमारा। फेडरल सिस्टम का मतलब है कि पावर जो है वो सेंट्रल एंड स्टेट्स में बटी हुई है। सेंटर अपनी जगह है, स्टेट अलग जगह है। पावर्स जो है सेंटर्स यूनियन, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट के अंदर जो लॉ है उनके ऊपर कानून सिर्फ यूनियन सेंटर ही बना सकती है, जो कि जैसे कि फॉरेन रिलेशंस के तहत है, न्यूक्लियर एनर्जी के तहत है। स्टेट लिस्ट के अंदर जो कानून है उनके अंदर सिर्फ स्टेट ही कानून बनाएगी। लाइक हरियाणा ही कानून बना सकती है, उसके ऊपर हरियाणा के लिस्ट में जो है वो यूनियन उसमें दखलंदाजी नहीं करेगी।
ये देखिए इसलिए बनाया गया है क्योंकि हो सकता है दिल्ली की सरकार का कुछ और मन हो, वहीं मेघालय, मिजोरम या केरला या राजस्थान या लेह लद्दाख के लोगों का कुछ और मन हो, तो उन्हें फुल छूट दी गई है अपने लिए, अपने सूटेबल कानून बनाने के लिए। वहीं तीसरी लिस्ट जो है कंकरेंट लिस्ट है, इसमें जो कानून पाए जाते हैं उनके ऊपर यूनियन और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। सो फेडरल सिस्टम का मतलब है आपकी संघात्मक प्रणाली, ये कि जो सेंटर के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का भी होना, ये नहीं है, ये दिस इज अ काइंड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सो विकेंद्रीकरण सिस्टम के तहत ये आता है। अगला पॉइंट जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की खास बात जो है वो है रिटन लेंथी एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, लिखा हुआ है। देखिए कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखे हुए नहीं है। सो हमारा अगली जो इसकी खास बात है, लेंथी बहुत बड़ा है और डिटेल्ड है, बहुत सारी कानूनों को डिटेल में हमने परिभाषित कर रखा है। अगला पॉइंट जो हम देखेंगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ। आज आप देखोगे कि कैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में आज आप एमएलए एमपी चुनते हैं, आपके चुने हुए लोग जो हैं वो सरकार बनाते हैं और वो आपके लिए कानून बनाते हैं। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये मतलब है। इन दिस सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर द पॉलिसीज एंड एक्ट्स। ये एग्जीक्यूटिव में यहाँ आ जाएंगे आपके मंत्री लोग जो आपने चुने, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, और वो इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट को वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी पॉलिसी और एक्ट्स के लिए। प्लस इसको खुले शब्दों में अगर हम समझेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, तो वो ये है कि इलेक्शन सिस्टम के तहत आप ही के बीच से आप ही लोगों को लेके अपनी संसद में भेजना और वहां संसद में जाके आप कानून बनाते हैं और कानून बना के अपने आप के ऊपर लागू करवाते हैं थ्रू एग्जीक्यूटिव। सो पार्लियामेंट्री सिस्टम से पहले देखिए जैसे वंशवाद था, राजावाद था, कोई इलेक्शन सिस्टम नहीं था, कोई मंत्री नहीं होते थे, कोई प्रधानमंत्री नहीं होते थे, कोई जो है कैबिनेट मंत्री नहीं होते थे, कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स और ऐसे एमपी एमएलए नहीं होते थे। सो हमारी सिस्टम जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत काम करती है। ये एक पॉइंट है। संसदीय प्रणाली, द की वर्ड संसदीय प्रणाली है हमारे यहाँ प्रशासन में। अगला पॉइंट हम देखेंगे, हमारा प्रशासन हमें मूलभूत अधिकार दे के रखता है। फंडामेंटल राइट्स उसने हमें दे रखे हैं, उसमें कुछ एक मूलभूत अधिकार जो हैं, ये टोटल 6 मूलभूत अधिकार आपको दे रखे हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण आपके ऊपर ना हो ये अधिकार, आप स्वतंत्रता, आपको रिलीजन चुनने की, एजुकेशनल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक सुरक्षाएं आपको दे रखी है कि ये ABCDE आप अगर आपका हनन होता है तो F राइट टू कॉन्स्टिट्यूट, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके अंडर आर्टिकल 32 आप रेट लगा सकते हैं। आप जो है आप ये बोल सकते हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे जो है मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब है मुझे मेरा सब कुछ ये ठीक करा जाए, मेरे साथ जो गलत हुआ है। सो ये आपको आपके एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगला एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंट जो पार्ट आप समझेंगे वो एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है कि सभी लोगों को 18 साल के जितने भी लोग हैं उनको वोटिंग राइट्स देना, मतलब अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है। ये 1947 से पहले देखिए बहुत ही लिमिटेड राइट्स था। बहुत हिस्ट्री में जाएंगे तो आप देखोगे कि वुमेन को नहीं था राइट, वुमेन वोटिंग राइट नहीं था, पुअर को नहीं था, कुछ एक रिच क्लास अपर क्लास को वोटिंग राइट्स होते थे, लेकिन आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये वोटिंग राइट्स सभी के लिए खोल दिए हैं। अगला जो पॉइंट आप देखोगे वो है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, संविधान ही सबसे सुप्रीम चीज है, नंबर 1 चीज है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है प्रशासन की। सेकंड इसके साथ ही आता है रूल ऑफ लॉ। देखिए कोई राजा का लॉ नहीं है आज, कोई आर्मी का लॉ नहीं है। आप देखोगे कि पाकिस्तान में भी कूप हो जाते हैं, जो है सऊदी अरेबियन जो कंट्रीज हैं वहां देखोगे, ईरान, इराक और अफगानिस्तान जो है यहाँ बहुत डामाडोल रहता है सरकारों का, कभी गिर जाती है, कभी बन जाती है, कभी पता नहीं चलता मिलिट्री का राज है या सरकार का राज है या कोर्ट सिस्टम का राज है या तानाशाही है।
पीछे देखोगे आपने, जैसे गद्दाफी जैसे लोग हुए हैं, हमारे भी यहाँ 200-300 साल पहले राजाओं का राज था, अब क्या है, कानून का राज है। हमारे यहाँ पहले अंग्रेजों का राज था, उससे पहले जो है राजाओं का राज था, अब क्या है, कानून का राज है। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंट विशेषता ये हो गई है, कानून का राज होना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखोगे। नेक्स्ट जो है हमारा सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर स्टेट का मतलब है कि हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हम किसी धर्म को नहीं मानते और सभी धर्मों को मानते हैं। देखिए, इट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज ऑफिशियल रिलीजन। इसका ये मतलब है कि हमें कोई स्टेट को दिक्कत नहीं है कि आपका कोई भी धर्म हो सकता है, लेकिन हम ऑफिशियल रिकॉग्निशन उसको नहीं देंगे। हम जो है, भारत सरकार किसी धर्म को ये नहीं कहती कि मेरा ये धर्म है। मोस्टली देखिए हमारे भारत में हिंदू है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हमारा संविधान जो है वो हिंदू धर्म से बनाया गया है, ठीक है। सो ये आप पॉइंट रखोगे, धर्म निरपेक्ष राज्य है हमारा, हम न्यूट्रलिटी इन रिलीजन फॉलो करते हैं। अगला पॉइंट आपने पढ़ लिया, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी मैंने अभी बताया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंगल सिटीजनशिप। देखिए, जैसे अमेरिका में है डबल सिटीजनशिप है, वहां आप किसी आपके देश के भी वो नागरिक हो और आपके स्टेट के भी नागरिक हो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा हरियाणा के नागरिक हो लेकिन भारत के नहीं हो। सो यहाँ आपके भारत में एकल नागरिकता को माना जाता है। तो दीज